चलो, कल आपको पूरा बेसिक डिस्क्रिप्शन बता दिया गया था। बेसिक डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ बता दिया गया था कि कैसे प्रॉपर्टी यूज़ होगी। उसके बाद ही आपको बेसिक डेफिनेशन बता दी गई थी, मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दी गई थी, डेली लाइफ से कोरिलेशन बता दिया गया था। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं कि कैसे हम लोग मैट्रिक स्पेस प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहली हेडलाइन डालिए, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ये सब आता है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। देखिए, हम लोग को करीबन 8 से 10 मैट्रिक स्पेसेस पढ़ने हैं। सबके नाम हैं, नाम के हिसाब से सबकी प्रॉपर्टी और सबका प्रूफ है। एग्जाम में आ जाता है डिफाइन यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है ये भी आपको लिखना है, उसका प्रूफ भी आपको देना है। तो हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक से पढ़ेंगे कि आपको ये समझ में आता रहे कि हाँ कैसे किसको किससे कोरिलेट करना है। ठीक है, जैसे कि पहला नाम है यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है साधारण। साधारण का मतलब होता है हम लोग की दैनिक दिनचर्या। ठीक है, डेली लाइफ। आप देखते हो कि हमारी डेली लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, मतलब डेली लाइफ एक रूटीन से चलती है, साधारण तरीके से चलती है, यूजुअली चलती है। तो यूजुअल का मतलब होता है डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो सेट होता है वो सेट क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर आर। किसी भी मैट्रिक स्पेस को जब आप पढ़ेंगी, कोई भी नाम आए, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस आए, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस आए, कोई भी मैट्रिक स्पेस का नाम आए, तो दिमाग में पहले 3 चीज़ घुमाइएगा। 3 चीज़ क्या क्या कि x क्या है, d कहाँ से कहाँ तक है, और d को डिफाइन करने का तरीका क्या है। जितने भी मैट्रिक स्पेसेस पढ़ेंगी, वाइवा में, चाहे एग्जामिनेशन में, चाहे कंपटीशन में, कोई भी आपसे पूछे, तुरंत पहले ये 3 चीज़ अपने दिमाग में घुमाइए। अगर ये 3 चीज़ आपको याद है तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस आपको याद है। ठीक है, जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस की बात आई, यूजुअल मैट्रिक स्पेस नाम सुनते ही पहले मेरे दिमाग में आएगा x क्या लेंगे, d कहाँ से कहाँ तक होगा, और d को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यूजुअल है, साधारण है, डेली लाइफ में हम लोग सबसे बड़ा जो सेट लेते हैं वो सेट लेते हैं, क्या लेते हैं, R। इस कारण से यूजुअल मैट्रिक स्पेस में x की जगह क्या लेंगे, R, पहली बात। ठीक, तो d कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, d सच दैट x की जगह R ले लिया तो R क्रॉस R से R होगा। ठीक, अब बारी आती है डिफाइन करने का तरीका, dx y इज इक्वल टू। ठीक है, दैनिक जीवन में जब भी आप दूरी निकालती हैं तो हम कहते हैं आपकी हमसे दूरी या मेरी आपके दूरी, तो आप क्या करती हैं, ओरिजिन डिसाइड कर लेती हैं। ओरिजिन से कहती है मैम की दूरी x है, मेरी दूरी y है, तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस x माइनस वाई, उसको मॉड में रखती हैं। जनरली आप क्या करती थी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो, a और b के बीच की दूरी निकालनी हो, तो ओरिजिन से कहती थी अगर इसकी दूरी a है और इसकी दूरी b है तो AB की जो दूरी आती है वो क्या आती है, b माइनस a। साथ ही साथ क्या लगा देती है, मॉड, की वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये यूजुअल है, दैनिक जीवन है। दैनिक जीवन में हम जो दूरी निकालते हैं वो मॉड में निकालते हैं कि नेगेटिव ना आए, किसी को भी किसी में से क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस की परिभाषा है। कोई भी मैट्रिक स्पेस पढ़िए, 3 चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, x क्या है, d कहाँ से कहाँ तक होगा, d को डिफाइन करने का तरीका। यूजुअल में सबसे बड़ा सेट हमने आपको बताया था सेट ऑफ रियल नंबर, तो x की जगह क्या लेंगे, r, d अपने आप क्या हो जाएगा, r क्रॉस और से r, और d मतलब d को डिफाइन करने का तरीका। डेली लाइफ में हम लोग क्या कहते हैं, dxy मतलब जो दूरी होती है 2 लोगों के बीच में, वो दोनों को क्या होती है, आपस में घटाने से मिलती है। तो x माइनस वाई मॉड में इसलिए रख देते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो ये हमारा यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहलाता है, जिसमें x की जगह r, d सच दैट r क्रॉस r टू r एंड dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर प्रूफ इसका कराते हैं। लिखिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस में लेट कैपिटल R
let capital R be the set of real numbers. Let capital R be the set of real numbers and a real valued mapping ये D such that R cross R to R comma defined by नीचे से लिखिए dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई। x कॉमा वाई शशिकला कहाँ का एलिमेंट होगा? R का। वेरी गुड। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। हो गया। नीचे से लिखिए देन D forms a metric on capital R known as usual metric and the system R comma D is called, सिस्टम को हमेशा कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में R comma D is called यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सब में परिभाषा कॉमन रहेगी, बस आपको तीन चीज ढूंढनी है। x क्या होगा, d कहाँ से कहाँ तक होगा और dxy को कैसे डिफाइन करेंगे। बस यही तीन चीज हर परिभाषा में बदलेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रूफ करने चल रहे हैं। पहले प्रूफ पूरा ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए ताकि आपके माइंड में एक सेट हो जाए कि कैसे हमको प्रूफ करना होता है, उसके बाद हम लिख पाएंगे। ठीक है, अगर इसको हमको मैट्रिक प्रूफ करना है तो हमको चार प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टी? नॉन नेगेटिव कंडीशन, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, जिसमें से हमने बताया था कि सब में दो एलिमेंट लेते हैं। केवल ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी का के लिए ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें तीन एलिमेंट लेते हैं। चलिए अब बारी बारी से पहले देखिए। सबसे पहले हम लोग M1 को करेंगे। M1 है आपका नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेंगे इसमें? फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, है ना? ध्यान दीजिएगा, दो रियल नंबर को जब भी घटाते हैं तो हमेशा रियल नंबर मिलता है। दो रियल नंबर को जोड़ते हैं तब भी रियल नंबर, दो रियल नंबर को घटाते हैं तब भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का भाग देते हैं तब भी रियल नंबर, दो रियल नंबर का गुणा करते हैं तब भी वो क्या देता है? रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई भी क्या होगा? हमारा रियल नंबर। जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको बुक में नहीं मिलेगा, हम पूरा डिस्क्रिप्शन कराते हैं इसका। ठीक है, आगे रीजन लिख दे रहे हैं। सिंस डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल। ठीक, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, आपने पढ़ा है कि मॉड्यूलस प्रॉपर्टी केवल और केवल रियल नंबर में लगती है। अगर रियल नंबर है तो आप मॉड लगा सकती है, वरना आप मॉड नहीं लगा सकती। मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा होगा, उसमें खोल करके देखिएगा। चूंकि x माइनस वाई रियल नंबर है, इसलिए हम x माइनस वाई के ऊपर मॉड वैल्यू लगा सकते हैं। आपको पता है कि कभी भी मॉड वैल्यू लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव नहीं होती तो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, या तो इक्वल टू 0 होती है। सिंस इसको लिखते हैं
बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मॉड x माइनस वाई का मान किसके बराबर है, डी एक्स वाई के। इसका मतलब होगा कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये नहीं लिखा है इसका मतलब है वो केवल x और y के लिए प्रूफ हो रहा है, जबकि हमको दिखाना कि x और y जैसे जितने सारे हैं उन सब के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। हेंस non-negative condition is satisfied, hence non-negative condition is satisfied। दूसरा है आपका M2 नल कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, 2। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने कल बताया था कि ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम अपने मन से मान लेते हैं कि डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, 0 के। ये आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने आप मानते हैं कि डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है, अब देखिए फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा लेट, शुरुआत इसकी ऐसे ही होती है, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड फंक्शन में आपने पढ़ा है मॉड a इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जानती हैं ये सब मॉड फंक्शन की डेफिनेशंस, कभी नहीं पढ़ा है मॉड। आज जाइएगा, मोबाइल यूज़ करती हैं, गूगल पे डालिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन और कम से कम आपको 14-15 प्रॉपर्टी निकल करके आएगी, उसको पढ़ करके आइएगा कल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। ठीक, हेंस डी एक्स वाई को आपने 0 लेके चला और आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब इसका उल्टा x को किसके बराबर लेकर के चलेंगे, y के। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और जैसे ही ये 0 होगा तुरंत हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक, thus null condition is satisfied। ठीक है, इसके बाद है आपका M3। M3 में हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेंगे, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, देन देखिएगा डी एक्स वाई, इसमें प्रूफ करना होता है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। सबका तरीका देखिएगा कैसे कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी थी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में हमने यहाँ से शुरुआत की, ये लिए मॉड लिए तब इस पे अप्रोच किए। दूसरी थी नल, नल में हमने डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से शुरुआत की है। तीसरा है आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में डी एक्स वाई को डी वाई एक्स के बराबर दिखाते हैं, तो शुरुआत डी एक्स वाई से करते हैं। डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मॉड फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि a माइनस बी
बी माइनस ए के बराबर होता है, क्योंकि मॉड के कारण नेगेटिव साइन तो वैनिश कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। मॉड -1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स, ये dxy है। दिस implies that dxy इज इक्वल टू xy था तो मॉड x माइनस वाई मिला, yz होगा तो y माइनस z मिलेगा, yx होगा तो y माइनस x मिलेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? dx फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R। Hence सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। इसमें अपने दिमाग में ये बैठाइए कि किस किस वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे हर बार नॉन नेगेटिव कंडीशन की शुरुआत यहीं से होती है, फिर ऑपरेटर्स लगाते हैं, फिर इस तक आते हैं। नल कंडीशन की शुरुआत में हम हमेशा dxy को किसके बराबर मानेंगे? 0 के। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में dxy को dyx के बराबर दिखा रहा, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? dxy से करते हैं। ठीक है, लिखिए, जगह नहीं है, अभी इसके बाद कराएंगे लास्ट वाली प्रॉपर्टी। डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट, प्रूफ में लिखिए लेट कैपिटल R be the set of real number, be the set of real number such that a mapping, such that a mapping, ये लिखिए D such that R cross R to R comma defined by नीचे से लिखिए dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R। फिर नीचे से लिखिए hence the property of metric space, hence the property of metric space is given as follows, is given as follows। उतार लीजिए अपना ब्लैक बोर्ड का। M1, M2, M3 इतना उतारिए।
लिखेंगे M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट वाला सब लिख ली थी ना, किनारे वाला। M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लिए जाते हैं इसमें? 3। लिखिए, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू R, वी हैव। देखिए, जो इसका सबसे टफ टास्क होता है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता है, क्योंकि आप 10 तरीके के पढ़ेंगी मेट्रिक स्पेसेस, 10 में M4 को प्रूफ करने का तरीका अलग अलग होगा और उसी के हिसाब से ये एग्जाम में आता है। जैसे एक तो आपको ये क्यों याद रखना है उसका मतलब समझिए। जब आप आके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगी तो आएगा ओपन स्पेयर को डिफाइन करो यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, तो आपको यूजुअल मेट्रिक स्पेस की परिभाषा एकदम दिमाग में रटी होनी चाहिए, तभी आप उसकी कैलकुलेशंस कर पाएंगे। ठीक है, 10 मेट्रिक स्पेसेस में इक्लूडियन है, एन डायमेंशन है, ये एग्जाम में प्रूफ करने को आता है। क्यों? क्योंकि उनका M4 बहुत टफ है, 2, 2.5, 3 पेज ले लेता है प्रूफ होने में, तो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो बहुत टफ आता है। और ये सब जो आसान वाले हैं ये सब इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप पढ़ेंगी वो उसके हिसाब से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये कभी एग्जाम में नहीं आया इसका प्रूफ, ये केवल अलग अलग जगहों पे क्वेश्चंस के लिए आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमको इसकी डेफिनेशन कैसे याद करनी, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, वरना आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूफ करने का तरीका अलग अलग है। 10 है, 10 को कहीं पेपर पे किनारे लिख लीजिएगा और रट्टा मार दीजिएगा कि किस वाले में किस तरीके से M4 प्रूफ किया जाएगा। जब आपको शुरुआत पता होगा तो प्रूफ आप अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आप कहते हैं कि आपको प्रूफ करना होता है dxy, बीच में किसको इंसर्ट कराएंगे? z को। क्या मिलेगा? dxz प्लस dzy, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, इसी से शुरुआत करेंगे। देन dxy इज इक्वल टू, dxy का मान है मॉड x माइनस y। x और y तो आ गए, किसकी कमी रह गई? z की, z को डालिए, इज इक्वल टू मॉड x माइनस z प्लस z माइनस y। ठीक, आपको पता है प्रॉपर्टी होती है मॉड फंक्शन की, मॉड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। पढ़ा है ये भी नहीं। मॉड a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक, ये सब dxy का मान चल रहा है। dxy लेस देन और इक्वल टू, x माइनस वाई था तो xy, x माइनस z होगा तो xz, dxz प्लस z माइनस y होगा तो dzy। फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू R, हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, उतार।
नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव फोर प्रॉपर्टीज we can say that D forms a metric on capital R known as usual metric and the system R comma D is called usual metric space, and the system R comma D is called usual metric space. हो गया? दूसरा, ये समझ में आया पूरा? दूसरा लिखिए, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। इन दोनों पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दिमाग में तीन चीज़ आ रही होगी, x क्या होगा, d कहाँ से कहाँ तक होगा, और d को डिफाइन करने का तरीका। पहले तो ये समझिए डिस्क्रीट मतलब होता क्या है। कंप्यूटर कभी पढ़ा है? कंप्यूटर किस किस नंबर को एक्सेप्ट करता है? वेरी गुड। कंप्यूटर हमेशा दो बाइनरी नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, दैट इज 0 एंड 1। उसी कंप्यूटर की भाषा को हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। तो अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आया है तो इसमें भी सब कुछ किसके किसके टर्म में होगा, 0 और 1। आपको पता है हम दोनों दूरी पे होंगे, मतलब अलग अलग होंगे तो दूरी 1, कोइंसाइड करके तो दूरी 0। इसमें कहते हैं डिस्क्रीट, कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर सब कुछ जानता है, इसलिए हम लोग x की जगह x ही लेते हैं। ठीक है, x मतलब कुछ भी। ठीक, d का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x क्रॉस x से r, है ना, सच दैट dxy। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर किन दो नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, 1 और 0। 1 तब मिलता है जब दोनों लोग अलग अलग होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हैं, और 0 तब मिलता है जब दोनों नंबर आपस में सेम होते हैं, दैट इज कोइंसाइड कर जाते हैं। उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मतलब कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा में क्या क्या होता है, 1 और 0। तो dxy के भी दो मान होंगे, या तो 1 या तो 0। 1 तब होगा जब दो लोग अलग अलग होंगे, और अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब क्या होगा, 0। जैसे मान लीजिए इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो मेरी आपसे दूरी भी 1 आएगी, मेरी वो जो सबसे पीछे बैठा है उससे भी दूरी 1 ही आएगी, मेरी जो एकदम यहाँ बैठी है उससे भी दूरी 1 ही आएगी, जो यहाँ बैठा है उससे भी दूरी 1 ही होगी, जो उधर दरवाजे पे खड़ा है उससे भी दूरी मेरी 1 ही होगी इस मैट्रिक के हिसाब से। बस मेरे से दूरी 0। आप उठ करके एकदम मेरे बगल में खड़ी हो जाए तो हम दोनों की दूरी 0। मतलब ये केवल दो ही भाषा समझता है, या तो 1 या तो 0। मेरे बगल में जो है या हम अपने से 0, बाकी कोई कहीं पे भी क्यों ना हो, सबकी मेरे से दूरी कितनी होगी, 1। ठीक, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए x की जगह x ही लेंगे। d कहाँ से कहाँ तक होगा, x क्रॉस x से r, सच दैट dxy इज इक्वल टू 1 और 0। ऐसे केस में अगर d उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, कौन सी 4 प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव, नल कंडीशन, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो d को डिस्क्रीट मैट्रिक कहते हैं,
और सिस्टम x, d को डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, लिखिए लेट x एम्प्टी होगा ना, x एम्प्टी सेट होगा ना, कैपिटल X एम्प्टी सेट होगा ना, नॉन एम्प्टी होगा, क्या होगा, नॉन एम्प्टी। लिखिए लेट कैपिटल X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let capital X be a non-empty set, then a real valued function, D such that x cross x2 r, D such that x cross x2 r defined by ये नीचे से इधर में 15 दिन के अंदर नागा मत करिएगा, 15 दिन इसका बेस तैयार होता है। जो बच्चे 15 दिन नागा करते हैं उनके बाद हम यही कहते हैं, हम वीडियोस दे देंगे, आप जाने आपका काम जाने, हम यही कहते हैं, क्योंकि 15 दिन जो इसका बेस तैयार कर लेगा बच्चा, उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। और 15 दिन में जो लापरवाही कर लेता है 15 लेक्चर में, गारंटी है उसको आगे मैट्रिक स्पेस नहीं आएगा। वो बच्चा पूरे साल ऐसे ही बैग और कॉपी उठा के घूमता रहता है, उसको एक अक्षर लिखने नहीं आता, उसको ये नहीं पता कब कैपिटल लिखना है कब स्मॉल लिखना है। इसलिए हम पहले ही दिन क्लास में कह देते हैं स्टार्टिंग के 15 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप गायब हुई अपनी जिम्मेदारी पे होइए। आगे लिख लीजिएगा बीच में, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। ठीक है, नीचे से लिखिए देन D forms a metric, then D forms a metric on capital X, then D forms a metric on capital X known as discrete metric, and the system x, d is called, सिस्टम हमेशा ब्रैकेट में, and the system x, d is called discrete metric space, and the system x, d is called discrete metric space। ठीक, डालिए प्रूफ, थोड़ा सा देख लीजिए पहले। सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ dxy, वी हैव dxy की परिभाषा कहती है कि dxy का मान या तो 0 होगा इफ x इज इक्वल टू y, या फिर dxy का मान 1 होगा इफ x डज नॉट इक्वल टू 1 हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, कंबाइनिंग above two properties कॉमा dxy कॉमन है तो एक बार लिख दिया dxy, 0 0 कॉमन है तो एक बार लिख दिया 0, इक्वल टू का साइन भी लेना है और ग्रेटर देन का भी, dxy कॉमन
0 0 कॉमन, इक्वल टू भी लेना है और ग्रेटर देन भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। कब? जब ये भी फॉलो करे, जब ये भी फॉलो करे। x और y बराबर हो गए तो स्पेसिफिक कंडीशन, x और y बराबर हो गए, स्पेसिफिक कंडीशन बराबर नहीं हुए तो सब के सब, हम भी है सब के सब है, पूरा क्लासरूम बन गया। तो फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x विच इज नॉन नेगेटिव कंडीशन, which is non-negative कंडीशन। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? M2 नल कंडीशन। बोलिए कितने एलिमेंट्स लेंगे? 2। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x, क्या मानते हैं अपने मन से? लेट, बोलिए dxy इज इक्वल टू 0, dxy इज इक्वल टू 0। ऐसा कब मिलता है? x इज इक्वल टू y। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ dxy। ठीक, और जब x y के बराबर होगा तब भी dxy क्या होगा? 0, मतलब ये। ठीक, हेंस dxy इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। हेंस null condition is satisfied। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, M3 सिमेट्रिक कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेंगे? x, y बिलोंग्स टू x। लेकिन दो बातें, जब x y के बराबर होगा और जब x y के बराबर नहीं होगा। देखिए, देन देयर आर फॉलोइंग 2 केसेस। ठीक, केस 1, if x इज इक्वल टू y। ठीक, और केस 2, if x डज नॉट इक्वल टू y। जब x y के बराबर होगा तो dxy, देन dxy इज इक्वल टू 0 और dxy इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू y है तो y भी तो x के बराबर है, इसका मतलब इज इक्वल टू dy x। ठीक, दूसरा है आपका इफ dx डज नॉट इक्वल टू y, देन dxy किसके बराबर होगा? 1 के। x y के बराबर नहीं है तो y भी तो x के बराबर नहीं है, y भी x के बराबर नहीं है, मतलब ये भी किसके बराबर होगा? dy x के। ठीक, हेंस dxy इज इक्वल टू dy x फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। Hence, thus symmetric condition is satisfied।
ठीक है, चलिए लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट कैपिटल एक्स be a non-empty set, then the real valued mapping D such that x cross x2 r defined by, ये सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम आपको लिखवा रहे हैं, मतलब इसके बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप कॉपी पेस्ट करके आती हैं एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जितना स्टैंडर्डनेस ला सकते थे हम उतनी स्टैंडर्डनेस डाल के लिखवाते हैं इसमें। ये लिखिए, डिफाइंड बाय के बाद इसको थ्रेट कहते हैं, जो ये डिवीजन होता है ना इसको थ्रेट कहा जाता है, THREAT, थ्रेट। हो गया, लिखिए नीचे से, then the properties of being a metric space is given below। उतारिए पूरा, कल 2 डायमेंशन बताएंगे, ये 1 डायमेंशन है।
समझ में आ रहा है मेट्रिक स्पेस? बच्चों को यही पेपर कभी समझ में नहीं आता है, कभी नहीं आता है, हमेशा यही कहते हैं कि क्या हुआ, समझ में नहीं आई कहानी। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है आपने? चलिए बताइए कुछ कुछ हमको। हो गया, डालिए M4। M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब इसका ये आपको अलग मिलेगा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं बेटा इसमें? 3। फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू x, देन चलिए देखिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये थ्रेड दिया गया है। अगर 3 एलिमेंट ले लिया जाए तो इक्वल टू और नॉन इक्वल टू की कितनी कंडीशन बनेंगी? कौन कौन सी? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, फिर इज इक्वल टू जेड। तीनों को आपस में जोड़ना है। चलिए हम दिखा रहे हैं। देन देयर आर फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, सबसे आखिरी जो आपकी बनेगी x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड, x डज नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू, इसके अलावा खंगाल लीजिए कुछ और नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बारी बारी से इन कंडीशंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिएगा केस 1, इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, देन इस केस में dxy की वैल्यू वेरी गुड, डरिए नहीं, बोलिए 0। dxz की वैल्यू x और z बराबर है तो भी 0, एंड dzy की वैल्यू z और y भी बराबर है तो ये वैल्यू भी 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, आपको पता है 0 प्लस 0 से बड़ा होता है ना, डबल 0 हो गया, ये सिंगल 0 है, क्या होता है? इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू dxz प्लस dzy। मतलब अगर ये इक्वलिटी आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे रहे होंगे? कोलीनियर, है ना? तीनों पॉइंट्स कैसे रहे होंगे? कोलीनियर। क्लियर है? फिर देखिए केस 2, इफ x डज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू z, देन dxy की वैल्यू निकलवाइए। x और y आपस में बराबर नहीं है, दैट इज 1। y dxz, x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर है, इसका मतलब x z के बराबर नहीं होगा, तो x z के बराबर नहीं है, इसकी भी वैल्यू 1। ऐसे कंफ्यूजन हो तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 2 सपोज कर लीजिए। अब देखिए x और y बराबर नहीं है 1, x और z भी बराबर नहीं है 1, और dzy, z और y आपस में बराबर है इसलिए 0। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लिया करिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर देखिए दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 0
क्या होगा, इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस कंडीशन में भी पॉइंट्स कैसे रहे होंगे, कोलिनियर। केस 3, इफ x इज इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू z, 1 1 बराबर है, बराबर नहीं है, दैट इज 2। देन चलिए देखिए, डी एक्स वाई बराबर है इसलिए 0, डी एक्स जेड, x और z आपस में बराबर नहीं है इसलिए 1, और डी जेड वाई, z और y भी बराबर नहीं है इसलिए 1। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट 0 1 प्लस 1 ग्रेटर, दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इसका मतलब ये सारे के सारे कोलिनियर नहीं होंगे। केस 4, केस 4 में कहेंगे इफ x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू z, देन 1 2 3 तीनों आपस में बराबर नहीं है, देन डी एक्स वाई बराबर नहीं है इसलिए 1, डी एक्स जेड बराबर नहीं है इसलिए 1, डी वाई डी जेड वाई बराबर नहीं है इसलिए 1। दिस इंप्लाइज दैट 1 1 प्लस 1 क्या होगा, लेस देन, क्या होगा, लेस देन। इसका मतलब डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। इस कंडीशन में भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। फ्रॉम अबव 4 केसेस, फ्रॉम अबव 4 केसेस वी हैव, चारों केस से मिलेगा डी एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू, पहले के 2 केस इक्वल टू, बाद के 2 केस लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। फॉर एवरी x, y, z belongs to x has triangular inequality property is satisfied। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम above 4 properties it is clear that D forms a metric on capital X known as discrete metric and system x comma d is called discrete metric space। बता दीजिए। कल 2D बताएंगे, ठीक है, 2 डायमेंशन बताएंगे। ये 1 डायमेंशन है, कल 2 डायमेंशन का खेल बताएंगे। 1 डायमेंशन खत्म हो गया।